आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना एंड तक, तो आपको समझ आएगा। नहीं तो बीच में अगर देखोगे तो आधी चीज़ें समझ आएंगी, आधी चीज़ें समझ नहीं आएंगी और आप को रिलेट नहीं कर पाओगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। कहीं पे भी आप निवेश कर रहे हैं, किसी भी प्रॉपर्टी में आप ख़रीद रहे हैं, तो उसको ख़रीदने का जो प्राइस पॉइंट है, आप किस प्राइस पॉइंट पे ख़रीद रहे हैं, ये सही है या गलत है, वो जानकारी है इस वीडियो में। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तो आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आपने ये कैलकुलेशंस करनी है। और वो कैलकुलेशन आप समझ जाएंगे तो आप कोई भी प्रॉपर्टी कभी भी गलत प्राइस पॉइंट पे बाय नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते, आओ पहले इस वीडियो की कैलकुलेशन जो भी है इसमें स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोग जानते ही हैं कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं और इंडिया जैसी कंट्री में आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें तीन स्लैब में इसको हम उसके जो रेंटल रिटर्न्स पे हम यहाँ पे बात करें रेंटल रिटर्न्स की। प्राइस एप्रिसिएशन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के रेंटल रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। तो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि आपको 3%, 4% और 5% के रेंटल रिटर्न्स मिल जाते हैं अपना ये क्या कहते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। अब इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं होते मोस्टली जगह पे, कोई अगर एक्सेप्शन हो तो हो सकता है, बट वैसे इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलते। 3 से लेके 5% तक का ही स्लैब रहता है। और अगर हम यही बात कर ले कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ये जो स्लैब रहता है वो 5 से 7 है, मतलब 5, 6, 7। तो अब आप दोस्तों जब प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं तो आपको करना क्या है। देखिए, जहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी बाय करने जाएं तो पहले तो उस प्रॉपर्टी का रेंटल पता कीजिए। जो भी आप अगर रेडी टू मूव बाय करने जा रहे हैं तो वहाँ पे रेंटल पता कीजिए, चाहे 2 BHK हो 3 BHK, कि हाँ यहाँ पे इसका रेंटल क्या चल रहा है। अगर वो रेंटल आपका 3% है प्रॉपर्टी की कॉस्ट का, तो आप उस प्रॉपर्टी को ख़रीद सकते हैं। और अगर प्रॉपर्टी का कॉस्ट का वो 4% है रेंटल, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर 5 हो गया तो बहुत ही एक्सीलेंट बात है, तो आपको वो प्रॉपर्टी ख़रीद ही लेनी चाहिए। तो जैसे मैं इसको एग्जांपल के तौर पे और क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी 20 लाख की मिल रही है, मान लीजिए 2 BHK 1 BHK जो भी आप कंसिडर कर लीजिए। अगर उस पे सालाना रेंट 60,000 रुपये आता है, यानी 3% हो गया ना 20 लाख के ऊपर, तो 3% करेंगे तो 60,000 आ गया, तो यानी वो प्रॉपर्टी लेने लायक है, ठीक है। और अगर उस पे 4% मिल गया तो 80,000 रुपये हो गया 20, तो वो और अच्छी हो जाती है। और अगर हम 5% की बात करें तो 1 लाख रुपया हो जाता है। 20 लाख की प्रॉपर्टी पे 1 लाख का रिटर्न आए तो बहुत बढ़िया। हम अब प्राइस अप्रिसिएशन अभी साइड में रख के चल रहे हैं। तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन आपको देखनी है कि जब भी आप कोई नई प्रॉपर्टी लेने जाएं, कहीं पे भी निवेश करने जाएं, तो उसका देखिए रेंटल देख लीजिए पहले कि वहाँ पे रेंटल क्या चल रहा है। अब अगर अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे कैसे ये कैलकुलेशंस करें। तो देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन जो होता है तो उसके हमें आसपास जो भी उस तरह की कोई ना कोई तो देखिए ऐसा होगा कि सोसाइटी जो उसके आसपास या उसके मिलती जुलती होगी, जहाँ पे रेडी टू मूव या लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ का रेंटल पता कर लीजिए। और मान लीजिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को 2 साल में मिलेगी, मान लीजिए आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर मिल रही है, तो वो रेंटल आप वो कैलकुलेट कीजिए। मतलब 10% उसमें आप बढ़ा सकते हैं, 8% जो भी है अपना जो रेंटल आ रहा है वहाँ पे अभी करेंटली रेडी टू मूव सोसाइटी में, तो उसमें वो आप 8% के एवरेज के हिसाब से उसको बढ़ा दीजिए, मतलब 2 साल का ऐड कर दीजिए, क्योंकि 10 से 8% ही रेंटल बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा तो बढ़ता नहीं है। तो वो आप ऐड कर दीजिए अमाउंट। मान लीजिए कि जैसे मैंने ये बताया था आपको कि भी 20 लाख रुपए में आपको रेडी टू मूव मिल रहा था, और आपने कल को ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है तो जो 2 साल में मिलेगी, तो अगर आपको आज के टाइम में वहाँ पे 60 लाख रुपये 60,000 रुपये रेंटल आ रहा है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 10% मतलब बढ़ा सकते हैं, या आप उसको मतलब 2 साल के हिसाब से जैसे 10 ये हो गया, तो मतलब आपका जो भी आप परसेंटेज बढ़ा के आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि हाँ यहाँ पे मेरे को 2 साल बाद ये रेंटल होगा इस प्रॉपर्टी का।
तो आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि हाँ यार इसका ये रेंटल आएगा। तो अब अगर अब मैं इसको 3% से कैलकुलेट करके देखूँ उस रेंटल को, तो मैं आज जिस प्राइस पे मैं वो प्रॉपर्टी बाई कर रहा हूँ तो वो ठीक है या गलत है। अगर वो 3% से रिटर्न कम हुए रेंटल रिटर्न्स, तो दैट्स मीन वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए सही नहीं है। जैसे मान लीजिए 20 लाख वाली प्रॉपर्टी थी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल शुरू में ही बताया कि 20 लाख की प्रॉपर्टी पे अगर आपको 60,000 रेंटल नहीं आ रहा, 50,000 आ रहा है या फिर आपको 40,000 आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो वो प्रॉपर्टी लेने लायक नहीं है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसी तरह से आपने प्राइस कैलकुलेट करना है। अब 60,000 को आप 3% से डिवाइड कर लीजिए तो उसका सीधा सीधा आपका 20 लाख रुपए आ जाता है। तो यानी वो पॉइंट जो है 20 लाख पे अगर आपको 60,000 रेंटल मिल रहा है तो यानी वो प्रॉपर्टी लेने लायक है। अगर उससे कम मिल गया तो समझ लीजिए उस प्रॉपर्टी में आपको घाटा है। और अगर कोई डेवलपिंग एरिया में जैसे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं कि भाई अभी ये डेवलप्ड हो रहा है और यहाँ पे अभी ये रेंटल है, तो जी कल को रेंट्स बढ़ सकते हैं या फिर हमारे को क्या कहते हैं, हो सकता है प्राइस अप्रिशिएट हो जाए, ठीक है, वो कंसिडर कर सकते हैं। बट उसमें आप देखिए कि क्योंकि आपको उसमें क्या है कि प्राइस बढ़ सकता है, नो डाउट कि जो एरिया डेवलपिंग हो रहा है या फिर वहाँ पे रेंटल्स अभी कम है, वहाँ पे नो डाउट कि प्राइस बढ़ेंगे इन फ्यूचर। बट आप उसके लिए देखिए कितना समय लगा रहे हैं, मतलब कितना टाइम वेट कर रहे हैं, कितना समय आप दे सकते हैं उसको, मतलब वो रेंटल फेच करने के लिए, वो सारा आपको फिर उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, अब ये एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ आपको कि अफोर्डेबल हाउसिंग के में हम कहते हैं कि भाई 25 लाख का फ्लैट, जैसे 2 BHK की बात कर लेते हैं कि जो पहले के फ्लैट थे मैं उनके हिसाब से कैलकुलेट करके बता रहा हूँ भाई। जो 25 लाख का फ्लैट जो है जी आज के टाइम में वो 35 लाख के आसपास ईजिली रीसेल हो रहा है। अब कितना हो गया रिटर्न्स दिखने में, ये रिटर्न बन गया 10 लाख रुपए ऊपर, अगर 25 लाख के ऊपर आपको मिल गए तो ये 40% बन गया। बट अगर हम इस 40% के लिए वेट कितना किया आपने वेट किया करीबन 5 साल, मतलब क्योंकि 5 साल से पहले आप बेच नहीं पाते अफोर्डेबल फ्लैट्स को। तो अगर हम 5 से इसे डिवाइड कर दें 40% को, तो हर साल का एनुअल रिटर्न से आपको बना 8%। तो कैलकुलेशन इसी तरह से करनी है कि अगर हम आज प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं और कल को मान लो मेरे 10 साल बाद, आज मैंने प्रॉपर्टी 1 करोड़ की कोई ली और 10 साल बाद वो एक 20 एक 30 की हो गई या एक 40-50 जो भी होगी, एक्सपेक्टेड जो भी अमाउंट की होगी, तो हमें वो 10 साल में उस पैसे को डिवाइड करना है, ना कि ये हमने देखना है कि यार 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी, क्योंकि 10 साल भी तो आपने दे दिए ना उसको, 10 साल भी तो निकल गए। तो उसके कैलकुलेशन वैसे करनी है आपने कि आपने एनुअल रिटर्न्स कितने लिए उस प्रॉपर्टी में। और मैंने प्राइस पॉइंट आपको चेक करने का तो बता ही दिया कि कैसे चेक करना है। मिनिमम अगर किसी भी प्रॉपर्टी में 3% रेंटल नहीं दे रही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो उसको टाटा बाय बाय कर दो, उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। मतलब उसका मतलब समझ जाओ क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी महंगी है। आज भी वो 3% रेंटल अगर फैच नहीं कर पा रही, कल को कुछ भी हो जाए, कितना भी एरिया डेवलप हो जाए, वो 3% टच नहीं कर पाएगी। बहुत रेयर है कि वो चांसेस है कि वो 3% टच कर जाए या 3% को और कर जाए, बट चांसेस बहुत रेयर हैं। तो इसीलिए ये कैलकुलेशन हमेशा दिमाग में याद रखना कि जब भी कोई प्रॉपर्टी लेने जाएं रेजिडेंशियल में खासकर, तो ये वाला स्लैब आपको याद रखना है 3, 4, 5 वाला, कि भाई सीधा सीधा प्रॉपर्टी का जो रेंटल आ रहा है एनुअल रेंटल को आपको 3% से डिवाइड कर देंगे, तो आपको उस प्रॉपर्टी की उस टाइम की असली वैल्यू पता चल जाएगी। अगर आप उससे महंगा ख़रीदते हैं तो आप लॉस में रहते हैं, उससे सस्ता ख़रीद लेते हैं तो आप फ़ायदे में रहते हैं। जैसे कि वो बताया था मैंने कि 60,000 रुपये आपको एनुअल रिटर्न्स मिल रहा था एज ए रेंटल, और आपको 20 लाख तक की वो प्रॉपर्टी ठीक थी। अगर 20 लाख से सस्ती मिल गई और 60,000 फिर भी रेंटल मिल रहा है तो बहुत अच्छी डील है। और अगर बाय द वे वो 20 लाख का 25 लाख हो जाए, 22 लाख हो जाए, तो वो रिटर्न और 60,000 रुपये रेंटल है, तो वो रिटर्न मतलब आपकी डील जो है वो गलत कर रहे हैं आप। वहाँ पे आप मतलब समझ लीजिए कि वो बबल क्रिएट किया गया है, उसके रेट ओवर हाइप्ड किए गए हैं प्रॉपर्टी के। एक्चुअल में उसका प्राइस इतना नहीं है, क्योंकि रेंटल रिटर्न से बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है, उस एरिया की क्या वैल्यू है।
क्योंकि जब रेंटल्स कम होते हैं दैट्स मीन कि उस एरिया की टोटल वैल्यू नहीं है। प्रॉपर्टी की आप जो मर्जी रख लो, रेट्स कुछ भी कर लो, बट आपके रेंटल्स नहीं मिल रहे, दैट्स मीन वहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी महंगी ख़रीद रहे हैं 3% रिटर्न से ज़्यादा आप पैसा दे रहे हैं, मतलब मान लीजिए 3% भी आपको रेंटल नहीं मिल रहा है, तो वो सजेस्टेबल नहीं है बाय करने के लिए प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बाकी मैं आशा करता हूँ आपको जो क्लैरिटी दे दी मैंने वो आप समझ गए होंगे। बाकी आपके फिर भी देखिए कोई डाउट या क्वेश्चन रह गए हो तो आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, और अगर और ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली चैट भी कर सकते हैं, और मैं वो आपको चैट में कैलकुलेशन और ब्रीफली समझा दूँगा। तो दोस्तों चलिए, आशा करता हूँ आपको ये इस वीडियो अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई होगी इस वीडियो के माध्यम से कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है उस पर। ठीक है ना, और अगर आप ये अप्लाई नहीं करते तो आप वो प्रॉपर्टी ओवर प्राइस पे बाय कर लेंगे, मतलब ओवर प्राइस ले लेंगे, तो अंत में वो आपको घाटा ही देके जाएगी। मतलब अल्टीमेटली क्या होगा कि जब वो अभी जब रेंटल वो फेच नहीं कर पा रही तो इन फ्यूचर भी वो रेंटल फेच नहीं कर पाएगी, क्योंकि और भी जब एरिया डेवलप होता है तो और बहुत सारी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जो उसके कंपटीशन में होगी। तो आपका ऐसा ना, मतलब कि रेंटल्स और ये जो रेंटल्स हो गए या प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आपके आसपास के कंपटीशन के हिसाब से भी चलती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आशा करता हूँ आपको मैंने काफ़ी हद तक इस वीडियो के माध्यम से क्लैरिटी दे दी है, और अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। और चलिए दोस्तों, बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अब इसको यहीं पे अंत करते हैं और मिलेंगे अब आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।